स्टूडेंट्स वेलकम बैक। हमारी आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक लेसन पढ़ेंगे और हमारे लेसन का नाम है ऊर्जा के स्रोत। और ये हमने श्रृंखला शुरू कर रखी है और इस श्रृंखला में हम इसी पार्ट से संबंधित बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो है चर्चा कर रहे हैं। आज इससे पहले हम 25 प्रश्न जो है वो हल कर चुके हैं और बाकी बचे हुए प्रश्न जो है वो भी हम इस पर आज चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम बोर्ड के सभी प्रश्नों को जो है उस पर चर्चा करेंगे जो पिछले कई वर्षों से परीक्षा में आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पहले क्वेश्चन से। हमारे आज के इसमें 25वां प्रश्न है। इससे पहले वाले जो बाकी 24 प्रश्न हैं वो पहले किए जा चुके हैं। हमारा आज का जो है 26वां प्रश्न लेते हैं हम। सौर स्थिरांक का मान जो है वो क्या होता है। अब देखिए सौर स्थिरांक होता क्या, पहले हम यही समझना है। किसी एकाकी क्षेत्रफल में सूर्य का जो प्रकाश जो फैलता गिरता है, वो जो ऊर्जा एक यूनिट एक इकाई क्षेत्रफल में गिरती है उसको हम सौर स्थिरांक कहते हैं। तो हमारे पृथ्वी के लिए सौर स्थिरांक जो है उसका मान होता है 1.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का अर्थ है क्षेत्रफल है, मीटर गुना मीटर जो है मीटर स्क्वायर बन जाएगा। उस क्षेत्रफल में कितनी सौर ऊर्जा जो है वो गिरती है उसको हम बोलते हैं उसका सौर स्थिरांक, और मान है 1.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर। चलिए 27वां प्रश्न देखिए। भारत के किस राज्य में भूतापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो ये भूतापीय ऊर्जा आपको पता है कि पृथ्वी के जो तापमान, जब सूर्य का विकिरण उस पर गिरता है तो पृथ्वी का जो भूस्थल है, जो टेरेस्ट्रियल एरिया है, वो गर्म हो जाता है। उसी गर्मी का उपयोग करके भी जो है हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो भारत का वो राज्य है जिसमें भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं विद्युत उत्पादन के लिए, वो है मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश भारत का वह राज्य है जो कि भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करता है विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए। 28वां प्रश्न देखिए। डैश रंग ऊष्मा का उत्तम अवशोषक होता है। तो बहुत सारे रंग हैं, जितने हल्के रंग पहनेंगे वो ऊष्मा को जो है परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बैक कर लेते हैं। लेकिन कुछ रंग ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो कि अच्छे अवशोषक होते हैं। जब उस पर वो सूर्य का विकिरण या सौर ऊर्जा पड़ेगी तो वो गर्म रहेंगे, और इसमें काला रंग जो है वो ऊष्मा का अवशोषक माना जाता है। तो काला रंग जो है वो सर्वोत्तम अवशोषक है ऊष्मा का। नेक्स्ट देखिए 29वां प्रश्न। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये ब्यूटेन है। फिर से चर्चा करते हैं। हमने बात की थी बायोगैस की या गोबर गैस की। तो बायोगैस या गोबर गैस की अगर हम बात करें, उसका मुख्य घटक जो है वो मिथेन होता है। लेकिन जो ये हमारे पास एलपीजी है, जो घरों में हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसका मुख्य घटक जो है वो ब्यूटेन है। तो एक आदर्श फ्यूल जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट देखिए। 1 kg यूरेनियम से उत्सर्जित ऊर्जा डैश kg कोयले के समान होती है। तो यूरेनियम से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो वास्तव में नाभिकीय ऊर्जा के श्रेणी में आता है। और नाभिकीय ऊर्जा जो है साधारण ऊर्जा से कई गुना जो है ज़्यादा होती है। तो यदि हम बात करें 1 किलो यूरेनियम से जो ऊर्जा निकलेगी वो वास्तव में आप वहाँ देख सकते हैं 25, फिर आगे आपने 5 जीरो जो है वो लगाई, यानी 25 लाख किलोग्राम कोयला जब आप जला देंगे तो उससे जो ऊर्जा निकलेगी वो 1 किलोग्राम यूरेनियम से निकलने वाली ऊर्जा के बराबर होगी। तो आप समझ सकते हैं कि 1 ग्राम यूरेनियम का कितनी ज़्यादा ऊर्जा जो है वो उत्पन्न कर सकता है। तो 1 किलोग्राम यूरेनियम इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, कितनी? 25 लाख किलो कोयले के बराबर ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट देखिए 31वां प्रश्न स्टूडेंट्स। बॉक्सनुमा सौर कुकर में कितना तापमान प्राप्त किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बॉक्सनुमा जो सोलर कुकर है, सौर कुकर जिसको आप कहते हैं, उसका उपयोग भी हम भोजन बनाने के लिए करते हैं। आपको पता है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। दर्पण का प्रयोग करते हैं, शीशा लगा होता है। तो वो विकिरण को, सौर विकिरण या ऊष्मा की जो किरणें हैं वो अंदर तो आने देता है पर बाहर निकलने नहीं देता, जिसकी वजह से सौर कुकर के अंदर जो तापमान है वो बढ़ जाता है। लेकिन वो कितना हो सकता है? वो तापमान होता है 100 से 140 डिग्री सेल्सियस। तो आप कोई भी ऐसा भोजन पका सकते हैं सौर कुकर के अंदर जिसको 100 से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए। डैश ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है। तो बहुत सारे ईंधन हैं हमारे पास। कोयला है, चारकोल है, इसको कास्ट हम कोयला कहते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम है, डीजल है। तो अगर हम बहुत सारे ईंधन, लिस्ट बहुत लंबी है, अगर आप उन सभी ईंधनों की बात करें तो ध्यान रखिए हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। ऊष्मीयमान क्या होता है स्टूडेंट्स? ये वो ऊष्मा की मात्रा होती है जो निकलेगी जब आप किसी भी ईंधन का 1 ग्राम जो है वो जलाएंगे। तो किसी ईंधन के 1 ग्राम जलने से जो ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है उसको हम उसका ऊष्मीयमान कहते हैं। तो हाइड्रोजन गैस की अगर बात की जाए उसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक है। लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में तेज गर्म करने पर क्या बनता है। तो आप देखिए, अगर हम 2 शब्द हैं, लकड़ी है और चारकोल है, इसको कास्ट लकड़ी भी कहते हैं चारकोल को हम। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप लकड़ी को गर्म करेंगे वायु की अनुपस्थिति में तो वो लकड़ी किसमें परिवर्तित हो जाएगी? चारकोल में।
तो अगर आप वायु की उपस्थिति में कर देंगे फिर तो वो लकड़ी जल ही जाएगी, आपको राख मिल जाएगी, लेकिन वायु की अनुपस्थिति में करने पर जो है लकड़ी किस में बदल जाती है, चारकोल में। तो वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, चारकोल। और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि चारकोल जो है वो लकड़ी की अपेक्षा एक बेहतर ईंधन माना जाता है। इसमें इसकी ऊष्मीयमान भी अधिक होता है, धुआं कम निकलता है, विषैले पदार्थ कम निकलते हैं और जलता बड़ी आसानी से है। तो इसलिए चारकोल जो है वो लकड़ी से बेहतर ईंधन होता है, जबकि हम उसको लकड़ी से ही प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जल शक्ति संयंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो जल शक्ति संयंत्र आप देखा होगा, बांध पे जो हम ऊपर काफ़ी पानी इकट्ठा करते हैं, जब वो गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं टरबाइन्स को घुमाने के लिए और हमें विद्युत ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। तो जो विद्युत ऊर्जा बन रही है वास्तव में किसकी वजह से बन रही है, वो बन रही है जल की वजह से। तो जो जल शक्ति संयंत्र है उसमें जो ऊर्जा का स्रोत है वो जल होता है। आखिरी प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। तो जीवाश्म ईंधन देखिए इसको हम कई श्रेणी में गिन सकते हैं, ये परंपरागत स्रोत भी हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे जीवाश्म ईंधन हैं। तो ये परंपरागत स्रोत हैं हमारे पास ऊर्जा के। तो इसमें हम क्या देखते हैं, परंपरागत स्रोत कौन से हैं, जिसको बहुत लंबे समय से उपयोग में लाया जा रहा है और जिसको उपयोग करने के लिए हमें किसी विशेष तकनीक की या बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती, उनको हम परंपरागत स्रोत कहते हैं। और जो बहुत लंबे समय से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, जो हाल ही में जिनकी प्रगति हुई है, जिनका विकास हुआ है, जिन ऊर्जा के स्रोतों का, जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये गैर परंपरागत कहलाते हैं। तो जो जीवाश्म ईंधन है ये परंपरागत स्रोत हैं, समाप्य हैं। समाप्य का मतलब होता है जो अभी हम प्रयोग कर रहे हैं वो एक बार इस्तेमाल के बाद, प्रयोग के बाद जो है वो समाप्त हो जाते हैं। जबकि पवन ऊर्जा क्या है, आपने उपयोग में लाए, पवन ऊर्जा आपको फिर से उपलब्ध है, वो कभी खत्म ही नहीं होती, असमाप्य है। तो लेकिन जो ये कोयला, पेट्रोलियम, जो इसको जीवाश्म ईंधन कह रहे हैं, वो एक समाप्य स्रोत है, फिर अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय का मतलब हमें दोबारा प्राप्त नहीं होंगे, एक बार आपने उपयोग में इनको लाया तो ये खत्म हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पूरी की पूरी श्रृंखला थी। हमने कुल 35 प्रश्न जो हल किए हैं अपने 3-4 अलग अलग श्रृंखलाओं के इसमें बना के। तो आई एम श्योर कि आपको ये सभी जो इनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम सभी बोर्ड के प्रश्नों को लिया गया जो पिछले कभी ना कभी वर्षों में जो है बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो ये हमारा लेसन था ऊर्जा के स्रोत, और हम डील कर रहे थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा। थैंक यू स्टूडेंट्स।